જ્યાં આગળ ગૃહ અને સહકાર મંત્રી અમિત શાહ સંબોધન કરી રહ્યા છે। ने जो निर्णय किया था वो निर्णय को लंबित करने के लिए थे, उस इरादे से किए गए। मान्यवर आज निर्णय कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और ढेर सारी चीजों को जो भारतीय जनता पार्टी 1950 से बताती थी, और कांग्रेस, विपक्ष और विशेषकर कम्युनिस्ट भाइयों का हमेशा से हम पर आरोप था कि राजनीतिक बातें आप कर रहे हो। ये सारी चीजों को आज सर्वोच्च अदालत ने अमली जामा पहना दिया। न्यायालय ने माना कि जम्मू कश्मीर के पास कभी भी आंतरिक संप्रभुता नहीं थी, जो हमारा कहना था। उन्होंने कहा कि भारत के साथ ट्रीटी के कारण भारतीय संविधान के बाहर राज्य को कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं मिलती है, इस बात को सुना। मान्यवर न्यायालय ने माना कि अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था, इसमें कोई शंका कुशंका नहीं है। ये संवैधानिक सत्य है कि धारा 370 अस्थायी समाधान। अब ये कुछ लोगों को पसंद नहीं आता है, और जो नेहरू जी के विचारों के, नेहरू जी के कामों के बड़े प्रशंसक है और अनुयायी है, उनको भी पसंद नहीं आता है जो हम कहते हैं। मगर मैं उनको बड़ी विनम्रता से पूछना चाहता हूं, अगर धारा 370 इतनी ही न्यायिक थी, इतनी ही जरूरतमंद थी, तो इसके सामने एक ही आर्टिकल है मान्यवर, जिसके सामने टेम्पररी शब्द का उपयोग किया गया, वो स्वयं नेहरू जी ने क्यों किया होगा? जो लोग कहते हैं कि धारा 370 परमानेंट है, वो संविधान सभा की मंशा का अपमान कर रहे हैं, संविधान का अपमान कर रहे हैं। मान्यवर आज सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इसका मतलब यह है, ये जो कहा धारा 370 अस्थायी प्रावधान था, इसका मतलब यह है कि ये दावा याचिकाकर्ता का 370 को कभी हटाया ही नहीं जा सकता। वो दावा सिरे से सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि संविधान को और देश के संसद के सदनों को पूरा अधिकार है धारा 370 हटाने। मान्यवर न्यायालय ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणाएं हुई, इस पर भी ढेर सारे सवाल उठा गए कि राष्ट्रपति शासन गलत तरीके से लगाया गया, राज्यपाल शासन गलत तरीके से लगाया गया। इन्होंने भी, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणाओं को चुनौती देना ठीक नहीं है, ये पूर्ण रूप से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत। मान्यवर अनुच्छेद 370(3) में जो प्रावधान है वो संविधान सभा ने ही तय किया है। जब टेम्पररी इस प्रोविजन को किया गया, तब सवाल हुआ है कि टेम्पररी है तो हटेगा कैसे? तो धारा 373 के अंदर एक प्रावधान डाला गया कि सीओ से राष्ट्रपति महोदय धारा 370 में सुधार भी कर सकते हैं, इस पर रोक भी लगा सकते हैं, और पूर्णतया संविधान के बाहर भी कर सकते हैं। राष्ट्रपति का जो आदेश था, तत्कालीन राष्ट्रपति का 5 अगस्त 2019 का आदेश सीओ था, इसके माध्यम से राष्ट्रपति जी को पूर्ण अधिकार है अनुच्छेद 370 का संचालन बंद करने का। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने सर्वानुमत से होल्ड कर दिया है, उसको उस पर मोहर लगाई। इस आधार पर याचिकाकर्ता ने एक तर्क दिया था। याचिकाकर्ता कौन है वो तो सभी लोग जानते ही है, सभी लोग जानते हैं, मैं कोई नाम देना नहीं चाहता। नहीं, नाम देकर क्या करेंगे, यही बोले ही है वो, तो इसमें कोई एक्सपोज करने जैसी बात नहीं। मान्यवर 370 के तहत कोई भी घोषणा करने के पहले जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का परमिशन जरूरी है, अनुमोदना जरूरी है, ये उनका क्लेम था। और उसको क्लेम को एक्सटेंड करते हुए
आगे ले गए, क्योंकि अब तो जम्मू कश्मीर में संविधान सभा है ही नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा के परमिशन के बगैर धारा 370(3) के तहत कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता और संविधान सभा समाप्त हो गई है, इसलिए धारा 370 परमानेंट हो गया। मान्यवर, ऐसा आर्गुमेंट मैंने मेरे जीवन में भी मेरे 5 धाराशास्त्रियों को पूछा कि मेरी समझ में कोई गड़बड़ है या ये डिमांड कोई गड़बड़ है, कि डिमांड तो गड़बड़ है ही है, ये आर्ग्यू कर रहे हैं, उनकी समझ में भी बड़ा प्रॉब्लम है। मान्यवर, आज सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा समाप्त होने से धारा 370(3) समाप्त नहीं हो जाता है, धारा 370(3) यथावत रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने यह भी माना कि धारा 370 के तहत मिली हुई शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय एक तरफा सूचना जारी कर सकते हैं, जिसको संसद के दोनों सदनों का सादे बहुमत से अनुमोदन चाहिए। ये भी आज सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया। जो कहते थे कि राष्ट्रपति महोदय का सीओ ठीक नहीं है, आज उसका भी जवाब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। मान्यवर, उपयुक्त बिंदुओं का सीओ 272 पर कोई प्रभाव नहीं है, ये भी सिद्ध करते हुए अनुच्छेद 371(d) के तहत राष्ट्रपति द्वारा शक्ति का प्रयोग दुर्भावनापूर्ण नहीं है, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड कर दिया है। मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड कर दिया है कि क्योंकि जब अब धारा 370 समाप्त हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। मान्यवर, न्यायालय ने चुनाव कराने के लिए भी चुनाव आयोग को निर्देश करे। मान्यवर, बहुत सारे लोग अब इसमें तो इतना सारा लूट गया, जो दावे थे सारे खारिज हो गए। तो एक पूंछ पकड़कर मैंने बाइट देखा करते हैं। क्या पूंछ पकड़ते हैं कि चुनाव आयोग ने ऑर्डर कर दिया। अरे भाई, क्या ऑर्डर करा? मैंने स्वयं कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? इसी सदन में कहा है, लोकसभा में करा है, एज अ गृह मंत्री ऑन रिकॉर्ड करा है। उन्होंने कहा कि भाई राज्य का स्टेटस वापिस देंगे, तो ये भी मैंने कहा है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर राज्य का स्टेटस हम वापिस देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कहा है उसमें मेरे सदन में के बयान को और सॉलिसिटर जनरल के सुप्रीम कोर्ट के सामने बयान को कोट करते हुए कहा है। अब मुझे कोई समझाए इसमें विजय कहां से हुई है? घोर पराजय में विजय कैसे ढूंढना, इसकी कला कोई आप लोगों से सीख ले साहब। इतने बड़े घोर पराजय विजय कैसे ढूंढना, इसका कोई अभ्यास वर्ग साहब रखना चाहिए साथ में। ये बहुत बड़ी कला है। मैं तो आज अगर उनके जैसे मेरे विचार होते तो एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को देखकर डिप्रेशन के मारे 1 महीना सदन में ना आता, मगर ये तो प्रेस कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस करी मान्यवर। और प्रेस में क्या किया, कहा कांग्रेस पार्टी ने? कांग्रेस पार्टी ने ये कहा मान्यवर कि ये जजमेंट आने के बाद भी हम मानते हैं कि धारा 370 को गलत तरीके से हटाया गया है। अब मान्यवर, देश के दोनों सदनों ने, देश की संसद की दोनों सदनों ने राष्ट्रपति के सीओ को अनुमोदना दे दी, कानून पारित हो गया, कानून नोटिफाइड हो गया। किसी ने चैलेंज भी किया सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, सबका अधिकार है, करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी बहस भी हुई, 5 जजों की बेंच बनी और 5 सीनियर मोस्ट जज बने, बैठे इसमें, लंबी बहस, सबकी सुनवाई हुई, आज फैसला भी आ गया। मगर ये फैसले के बाद भी ये कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते हैं,
और हम मानते हैं कि धारा 370 गलत तरीके से हटाया गया है। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है साहब, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य हैं, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं चाहते। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे ये फैसला गलत है, देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है 2024 में 2-2 हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। मान्यवर, मैं जिस 2 बिल को लेकर आया हूं वो 2 बिल एक प्रकार से सभी पार्टियों को मैंने सुना है, सर्वानुमत से बिल के तत्व को सबने समर्थन किया है। बिल का जो तत्व है, कंटेन है, इसका किया है। मुझे था कि विटरास खड़े हो जाएंगे कि हम अपोज में खड़े हैं, मगर मैं सभी पार्टियों को कहता हूं, तब ये तो काउंट करता हूं कि कम्युनिस्ट पार्टी कभी अच्छे काम का समर्थन नहीं कर सकती है, इसलिए सभी पार्टियों से मेरा मत बाकी दलों से। मान्यवर, कमजोर और वंचित वर्ग, ये जो नाम है, किसी भी नागरिक की डिग्निटी को बहुत हर्ट करने वाला नाम है, अंतर की गहराइयों तक दुख खड़ा करने वाला नाम है और बहुत समय से था। आज प्रधानमंत्री जी ने एक जो फैसला लिया है, जिस फैसले को वास्तविक स्वरूप देने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, इसमें कमजोर और वंचित वर्ग की जगह अन्य पिछड़ा वर्ग ये नाम जोड़ने का फैसला दिया है, जो संवैधानिक ढंग से संवैधानिक शब्द है। मान्यवर, दूसरा बिल जो है, वो दूसरा बिल जम्मू कश्मीर में सालों से अलग अलग प्रकार के विस्थापित हुए। मान्यवर, 80 के दशक से आतंकवाद की शुरुआत हुई, 89 से चरम सीमा पर पहुंचा। ढेर सारे कश्मीरी हिंदू, विशेषकर कश्मीरी पंडित और ढेर सारे सिख भाई घाटी छोड़कर पूरे देश भर में बिखर गए। जम्मू में गए, बेंगलुरु गए, गुजरात गए, दिल्ली गए, फरीदाबाद गए, देश भर में बिखरे। सभी राज्यों ने उनकी आवभगत भी की, सभी राज्यों ने उनको रिजर्वेशन भी दिया, कई राज्यों ने उनको नौकरी में प्रायोरिटी दी भी। कश्मीरियों को गले लगाने का काम पूरे देश ने किया है, पूरे देश की जनता ने। मान्यवर, वो बिखरे और ऐसे बिखरे कि अपने ही देश में वो विस्थापित हो गए, निराश्रित हो गए। जिनके पास अरबों खरबों की संपत्ति थी, वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो गए। मान्यवर, उन लोगों को सम्मान देने के लिए, और ये आंकड़ा कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, 46,631 परिवार जो रजिस्टर्ड है वो वहां से विस्थापित हुए हैं और 1,57,967 लोगों ने हमारे बहुत प्रयास के बाद 19 के बाद हमने एक अभियान चलाया, हर शहर में जाकर एडवर्टाइज दिया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो गया है और इतने लोग अब तक रजिस्टर्ड हुए। तनख्वाह साहब ने कहा कि बहुत सारे हैं, करना चाहिए। मैं तो उनको निमंत्रित करता हूं, तनख्वाह साहब आप जितने भी छूट गए इसकी सूची लाइए, आधी सेकंड में मैं रजिस्टर कर आपको एक्नॉलेजमेंट। मान्यवर, ऑनलाइन प्रक्रिया है
और मैं आज इस महान सदन के माध्यम से देश भर में बिखरे पड़े कश्मीरी पंडित और अन्य विस्थापितों को कहना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी सरकार आपको न्याय देने के लिए कमिटेड है। आप मुझे लिखिए, कश्मीर सरकार को लिखिए, किसी भी विज्ञ के बगैर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। आप मतदार भी बनोगे, चुनाव भी लड़ पाओगे और जम्मू कश्मीर के अंदर आप मंत्री बनकर भी जा सकते हो। आपको पूरा मान्यवर, 3 युद्ध भी हुए। 1947 में और 48 में युद्ध हुआ। 31,779 परिवार आज के पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से शरण लेकर भारत में आए। इनमें से 26,319 परिवार तत्कालीन जम्मू कश्मीर राज्य में बसे और शेष 5,460 परिवार अन्य भागों में बसे। दूसरा युद्ध हुआ 65 और 71 का, और छम्ब और नियाबत क्षेत्र से लगभग 10,065 परिवार विस्थापित हुए। 3500 परिवार 65 के युद्ध में हुए और इतने ही करीब 71 के युद्ध में हुए। अब तक 47, 65 और 71 के युद्धों में लगभग 41,844 परिवार विस्थापित हुए हैं। उनको भी भारत सरकार ने ढेर सारी चिंता करी है, मैं आगे बताता हूं। मगर ये बिल जो है मान्यवर, 3 सीटें, 2 जम्मू कश्मीर से विस्थापित परिवारों के लिए और 1 सीट पाक ऑक्यूपाई कश्मीर से विस्थापित आए हुए कश्मीरी भाइयों के लिए रिजर्व करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मन के साथ, चाव के साथ और संवेदना के साथ। मान्यवर, ये जो फैसला है उसी एक्ट का हिस्सा है जिस एक्ट को सब चैलेंज करते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं, जब आप 5 अगस्त 2019 के बिल को चैलेंज करते हो, तब आप डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट को भी चैलेंज करते हो। ये मत भूलो कि आप इनके रिजर्वेशन के खिलाफ बात करते हो। मान्यवर, डिलिमिटेशन कमीशन ने गंभीरता से विचार करने के बाद समुदायों का प्रतिनिधित्व नॉमिनेशन द्वारा कराने की सिफारिश की है। और मान्यवर, जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, जो आज स्वाभाविक है राष्ट्रपति शासन है, उसने भी अपना अभिप्राय डिलिमिटेशन कमीशन को दिया था। भारत सरकार ने के गृह मंत्रालय ने भी दिया था कि इनके प्रति सिंपैथेटिक व्यू लेना चाहिए, इनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। जब वो अपनी जमीन में ही नहीं है तो असेंबली में कैसे चुनकर जा सकते हैं। मान्यवर, और ये आदेश उन्होंने प्रकाशित किया था, जिसको आज कानूनी जामा पहनाकर मैं ये बिल को लेकर उपस्थित हुआ हूं। मान्यवर, ये जो डिलिमिटेशन कमीशन ने और भी कई फैसले किए हैं, मैं जरा सदन के सामने पूर्व की स्थिति और अभी की स्थिति बताना चाहता हूं। पूर्व में जम्मू में सिर्फ 37 सीट थी, 37 सीट थी। अब नए डिलिमिटेशन कमीशन ने 37 से बढ़ाकर 43 सीट जम्मू क्षेत्र में बनाने का कहा। मान्यवर, कश्मीर में 46 सीट थी, 46 सीटें थी। अब 46 की जगह 47 सीटें, 47 सीटें बनाने का कहा। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों को मिलाकर 83 सीटें थी। लद्दाख की सीटें निकाल दी है क्योंकि वहां यूटी बन चुकी। 83 सीटें थी, उसकी जगह 90 सीटें अब डिलिमिटेशन कमीशन ने करी है, जिसको भारत सरकार ने माना। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटों को आरक्षित रखा गया है, क्योंकि हम अभी भी मानते हैं, जिसको जो बोलना है वो बोले। इस